हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसी से रिलेटेड कुछ टर्म सब है, उस टर्म को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? तो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका लिमिटेशन कहाँ है? लिमिटेशन कहने का मतलब ये लॉ कहाँ पर ओबेड नहीं होता है या फॉलो नहीं होता है या लागू नहीं होता है। तो देखते हैं कहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होता है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन दिस law is not obeyed because mass defect is converted into energy by following equation। तो यानी कि ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन पर लागू नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन होते कौन हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम जितना रिएक्टेंट लेते हैं, यानी रिएक्टेंट का जितना अमाउंट लेते हैं उतना अमाउंट में हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए तो हमको 10 ग्राम प्रोडक्ट ऑब्टेंड नहीं होगा। तो 10 ग्राम प्रोडक्ट ऑब्टेंड नहीं होगा तो ये लॉ ओबे होगा? तो नहीं होगा, यानी ये लॉ यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होगा तो वो मास गया कहाँ? तो वो मास जो है एनर्जी के रूप में क्या होता है? चेंज हो जाता है। वो मास किस रूप में चेंज हो जाता है? एनर्जी के रूप में। तो कैसे एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है? तो उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, जो इक्वेशन हम आपको बताते हैं। वो इक्वेशन क्या है? तो E = होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। E = डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर E क्या है? तो E को जो है क्या कहते हैं? तो एनर्जी कहते हैं। डेल्टा एम क्या है? तो डेल्टा एम जो है मास डिफेक्ट है। डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। कहने का मतलब है कि आप 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए और वो यानी कि 10 ग्राम जो है किस में चेंज हो गया? तो एनर्जी के रूप में। तो मास तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो मास ख़त्म हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? तो डिफेक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। उसके बाद सी क्या हो गया? तो सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते होंगे नहीं? इसका मतलब है कि कितना मास जो है एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ, आप इसको इसके इक्वेशन द्वारा क्या कर सकते हैं? तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है न्यूक्लियर रिएक्शन पर क्या होता है? लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? तो क्योंकि वहाँ पर मास जो है किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? तो ये एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए ये वहाँ पर लागू नहीं होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ, नोट कर सकते हैं पॉज करके इसको। दूसरा जो है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses, hence this law is not obeyed by elements having their isotopes। कहने का मतलब हुआ कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी वैसे एलिमेंट
जो कि कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं पर लागू नहीं होता है, जहां उसका क्या होता है तो आइसोटोप्स होता है, जहां उसका क्या होता है आइसोटोप्स होता है। तो आइसोटोप किसको कहते हैं, तो एक ही एलिमेंट के वे एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, नहीं मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, तो वहां पर क्या होगा कि दोनों के मास का रेशियो जो है सो क्या हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, दोनों के मास के रेशियो का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लागू नहीं होगा। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल में लेते हैं CO2 और CO2। एक CO2 में कार्बन का जो एटम है वो 12 एटॉमिक मास वाला है और एक में है 14 एटॉमिक मास वाला। अब दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो लीजिए, तो यहाँ पर कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी कि 32, और यहाँ कार्बन का कितना लीजिएगा तो 14 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 32। तो देखिए कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन डिफिनिट एलिमेंट से होता है और उस कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशियो जो होता है वो भी डिफिनिट होता है, ये लॉ यही कहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मास का रेशियो दोनों में कंपाउंड यानी एक ही है, दोनों CO2 ही है, लेकिन दोनों में यानी कि दोनों के मास का रेशियो आइसोटोप के कारण क्या हुआ है चेंज हो गया। इसमें 12 रेशियो 32 और इसमें 14 रेशियो क्या आ गया है 32 आ गया है, तो चेंज हो गया है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पर लागू होता है, तो यहाँ पर लागू नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि H2O और H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 और 18 लीजिए, आप दोनों में निकालिए, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 तो 2:16 और 2:2 यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो देखिए ऑक्सीजन के दो आइसोटोप, एक एटॉमिक मास 16 वाला और एक एटॉमिक मास 18 वाले के कारण यानी कि रेशियो ऑफ मासेज क्या हो गया तो 2:16 और 2:18। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लागू हो रहा है, तो यहाँ पर भी लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, यहीं तक लिमिटेशन था। उसके बाद हम आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का 2 लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है आज यानी कि हम लोग तीसरा लॉ पढ़ेंगे, और तीसरा लॉ क्या है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखते हैं ये लॉ क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो थर्ड लॉ हम लोगों को पढ़ना है। वो थर्ड लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन इन 1808। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ तो अकॉर्डिंग टू this law when two elements combine to form more than two compounds, then different masses of one element that combines with fixed mass of other elements are always bears a simple ratio of masses। ये तो लॉ हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ लॉ हुआ। लेकिन इस लॉ को हम लोग क्या करेंगे तो समझेंगे कि ये लॉ कहता क्या है। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान है, नहीं ये आपको लॉ बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मेन इसका क्या है तो कॉन्सेप्ट है समझना हमको, और कॉन्सेप्ट इसका जो है सो बहुत आसान है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलते हैं कॉन्सेप्ट के तरफ। तो सबसे पहला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन to form H2O and H2O2।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, तो H2O बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, तो H2O2 बनाते हैं। ठीक है, अब जो है ये लॉ यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, तो एक है H2O, दूसरा क्या है H2O2, एक H2O और दूसरा क्या है H2O2। मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। सबसे पहले तो मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 ग्राम, यहाँ पर भी 2 ग्राम, कहने का मतलब हुआ H2O में हाइड्रोजन का मास तो 2 ग्राम, H2O2 में हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास लेते हैं तो H2O में 16 ग्राम और H2O2 में 32 ग्राम। तो अब ये लॉ कहता क्या है, उस लॉ को हमको क्या करना है, फॉलो करना है, समझना है कि ये लॉ कहता क्या है। तो कहता है कि दो एलिमेंट कंबाइन हो करके अगर मान लीजिए 2 और मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, दो एलिमेंट कंबाइन होकर के 2 और मोर कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास जो है क्या होगा, तो जिसका मास डिफरेंट होगा, और एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास फिक्स होगा। तो देख लीजिए, एक एलिमेंट ऐसा है दोनों कंपाउंड में जिसका मास क्या है, फिक्स है, और वो कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन। नहीं, दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, 2 ग्राम इसमें भी है और 2 ग्राम इसमें भी है, नहीं, यानी कि दोनों में हाइड्रोजन का मास फिक्स है। तो दो एलिमेंट कंबाइन होकर के 2 और मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स रहता है, और एक एलिमेंट जो होता है उसका मास क्या करता है, बदलते रहता है, उसका मास क्या होता है, बदलते रहता है। तो देखिए किसका मास चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का मास एक बार 16 ग्राम और एक बार कितना आया, 32 ग्राम आया। तो कहता है कि जिसका मास, कॉन्सेप्ट बस यहीं पर है कि जिसका मास डिफरेंट हो, जिसका मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसके मास का अगर रेशियो लीजिएगा तो हमेशा सिंपल रेशियो ऑब्टेंड होगा। ये लॉ बस इतना ही कहता है कि जिसका मास डिफरेंट होगा उसके मास का यदि आप रेशियो लीजिएगा तो उसका रेशियो जो है क्या होगा, तो सिंपल रेशियो होगा। वो जो रेशियो आपको ऑब्टेंड होगा वो कैसा रेशियो ऑब्टेंड होगा, तो सिंपल रेशियो। तो देखते हैं रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 16:32 यानी कि 1:2, यानी सिंपल रेशियो हमको ऑब्टेंड हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑब्टेंड हुआ। तो किसका रेशियो निकालना होगा, तो जिसका मास क्या हो, डिफरेंट हो, जिसका मास क्या हो, डिफरेंट हो, और जिसका मास डिफरेंट हो उसके मास का रेशियो अगर आपको सिंपल रेशियो ऑब्टेंड होता है तो समझिए कि वो जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए, दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से एक होता है N2O, दूसरा होता है N2O3, तीसरा होता है N2O3, चौथा N2O4, पाँचवा N2O5। तो यहाँ पर हमको चेक क्या करना है, तो चेक करना है कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका मास क्या हो, फिक्स हो, यानी चेंज नहीं करता हो, वेरी नहीं करता हो, और एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका मास क्या हो, वेरी करता हो, और रेशियो किसका निकालना होगा, तो जिसका मास क्या करता हो, वेरी करता हो। तो एग्जाम्पल सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन कौन बनाता है, तो देखते हैं हम लोग। एक बनाता है N2O, दूसरा N2O2, तीसरा N2O3, चौथा N2O4, पाँचवा N2O5। अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, N2O में नाइट्रोजन का मास, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14 होता है, 14 होता है, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28, तो 28 ग्राम, यहाँ भी 28 ग्राम, यहाँ भी 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम। ठीक है, तो फिक्स्ड मास किसका ऑब्टेंड हो रहा है, तो नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन का मास ऐसा है जो बदल नहीं रहा। अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 ग्राम, किस में, N2O में, 32 ग्राम N2O2 में, 48 ग्राम N2O3 में,
64 ग्राम N2O4 में और 80 ग्राम N2O5 में किसका रेशियो निकालना होगा? तो जिसका मास क्या हो? डिफरेंट हो। जिसका मास क्या हो? डिफरेंट हो। तो क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन निकालिएगा तो क्या आएगा? तो 16:32:48:48:64:80 यानी 16:32:48:64:80 निकालिएगा क्या आएगा? 1:2:3:4:5 यानी कि आपको सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हो रहा है। तो सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हो रहा है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो दो एलिमेंट यानी कि जैसे ए और दूसरा क्या हो? बी हो, तो एक का मास क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए और इसका मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो जिसका मास डिफरेंट हो उसका क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। और रेशियो अगर आपको सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हो रहा है, रेशियो अगर आपको सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हो रहा है, नहीं सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हो रहा है, तो समझ जाइएगा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है? फॉलो करता है। ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड मास इसी का हो, इसका भी हो सकता है और इसका मास डिफर हो जाए। नहीं, इसका मास क्या हो जाए? तो डिफर हो जाए। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, हो गया। उसके बाद अगला लॉ की तरफ चलते हैं। अगला लॉ क्या है? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? तो रिचर के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर के द्वारा दिया गया था। ये लॉ क्या कहता है? तो इस लॉ के तरफ हम लोग चलेंगे कि ये लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो यानी कि चौथा जो लॉ है हम लोगों का वो क्या है? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो इट वाज गिवन बाय रिचर इन 1792। ये लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन definite mass of an element A combines with two different elements B and C to form two compounds and B and C also combine to form a compound, then their combining masses are in same proportion or bears a simple ratio। तो ये तो लॉ हुआ, ठीक है, ये लॉ हुआ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये लॉ हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सो समझने का प्रयास करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये लॉ कहता क्या है। तो ये लॉ कहता है कि जब एक एलिमेंट जिसका मास क्या हो? फिक्स हो, वो दो अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या करे? तो कंबाइन करे। दो अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या करे? कंबाइन करे। तो दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करे तो दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, फिर आपस में कंबाइन होता है। तो अलग अलग कंपाउंड में जो उसके मास का जो रेशियो होगा वो या प्रोपोर्शन होगा वो सेम प्रोपोर्शन होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर और कैसे हम इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही आसान है।
कि यहाँ पर जैसे ले लीजिए हाइड्रोजन, क्या ले लीजिए हाइड्रोजन, और ये किसके साथ कंबाइन होता है, तो ये कंबाइन होता है सोडियम के साथ, और किसके साथ कंबाइन होता है, तो ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, और फिर ये आपस में भी कंबाइन होता है, फिर ये क्या होता है आपस में भी कंबाइन होता है, ठीक है, और आपस में कंबाइन होता है। तो ये एलिमेंट ए हो गया और ये बी और सी हो गया, और ये दोनों आपस में कंबाइन भी करते हैं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन और सोडियम मिलकर के क्या बनाया, तो हाइड्रोजन और सोडियम मिलकर के NaH बनाया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बनाया, और दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाया, तो सोडियम क्लोराइड बनाया। तो ये क्या कहता है, तो ये फिक्स्ड मास वाला जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, फिक्स्ड मास वाला जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाता है, उसमें इन दोनों के मास का जो उस दोनों में यानी उस दोनों कंपाउंड में इन दोनों का जो मास होगा या अमाउंट होगा, आपस में जो ये मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे उसके मास के क्या होगा, बराबर होगा, उसके मास के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और सोडियम मिलकर के NaH बनाया, तो इस कंपाउंड में सोडियम का मास, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बनाया, और इस कंपाउंड में क्लोरीन का मास, और सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl बनाया, तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन का मास। तो यानी कि इसमें और इसमें तीनों में इन दोनों का जो मास होगा यानी सेम होगा या सिंपल रेशियो देगा। मास का जो रेशियो देगा वो क्या देगा, सिंपल रेशियो देगा। मास सेम होगा या तो सिंपल रेशियो मास का देगा, सिंपल रेशियो देगा। तो ये तो हो गया, देख लिए। अब इसको जो है हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो चेक क्या करना है, तो चेक करना है कि NaH में सोडियम का मास, HCl में क्लोरीन का मास जो है वो सोडियम और क्लोरीन में है या नहीं है। नहीं, सोडियम और क्लोरीन में है या नहीं है। अगर सेम है तो इस लॉ को फॉलो कर रहा है, अगर सेम नहीं है तो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मास ऑफ, चेक करते हैं, मास ऑफ सोडियम इन NaH तो 23.5 ग्राम नहीं। उसके बाद मास ऑफ यानी कि NaCl तो 23.5, क्योंकि एक ही सोडियम है दोनों में। तो रेशियो ऑफ मासेज ऑफ सोडियम तो 23.5 रेशियो 23.5। तो सबसे पहला तो चेक करना था कि दोनों कंपाउंड में सोडियम का मास सेम है कि नहीं है, तो सेम है, ये क्लियर हो गया। दूसरा तो रेशियो चेक करते हैं कि सिंपल रेशियो देता है कि नहीं देता है, तो सिंपल रेशियो देता है तो हो गया। उसके बाद फिर मास ऑफ क्लोरीन इन HCl तो 35.5, यहाँ 23 होगा, मैं बाय मिस्टेक ऐसे हो गया है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ क्लोरीन इन HCl और मास ऑफ क्लोरीन इन NaCl तो यहाँ भी 35.5 ग्राम ही होगा। और ग्राम देखिए, पहला तो चेक लिस्ट क्या था, तो पहला चेक लिस्ट था कि दोनों कंपाउंड में क्लोरीन का मास सेम होना चाहिए, तो सेम है। और रेशियो चेक कर लेते हैं कि सिंपल रेशियो है कि नहीं है, तो 35.5 रेशियो 35.5 यानी कि 1:1 तो सेम है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या करता है, तो फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। तो दूसरा एग्जाम्पल है, आप जो है यहाँ पर सोडियम के जगह पर क्या ले लीजिए, तो सोडियम के जगह पर सल्फ़र ले लीजिए, और क्लोरीन के जगह पर क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ सल्फ़र ले लीजिएगा और वहाँ पर क्या लीजिएगा, ऑक्सीजन। नहीं तो यहाँ पर क्या बनेगा कंपाउंड, तो यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है वो H2S है, और यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या है, H2O है। और दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, तो SO2 बनाएगा। दोनों आपस में मिलकर के SO2 बनाएगा। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता क्या है, तो फिक्स्ड मास वाले किसी एलिमेंट के साथ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं,
तो यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन के साथ कौन पहले कंबाइन हो रहा है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन। फिर सल्फ़र और ऑक्सीजन किस में कंबाइन होता है, तो एक दूसरे के साथ नहीं। तो कहता है हाइड्रोजन और सल्फ़र कंबाइन करके H2S बनाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बनाता है। तो H2S में जो सल्फ़र का मास होगा नहीं और H2O में ऑक्सीजन का जो मास होगा, आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाता है उसके मास के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या सिंपल रेशियो में, बराबर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, सिंपल रेशियो में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यानी कि मास ऑफ सल्फ़र इन यानी कि H2S तो 32 ग्राम, मास ऑफ सल्फ़र इन SO2 तो 32 ग्राम। दोनों कंपाउंड में सल्फ़र का मास सेम है तो एक स्टेप तो पूरा हो गया। दूसरा स्टेप तो रेशियो, दूसरा स्टेप क्या है, रेशियो। तो 32:32 यानी 1:1। दूसरा स्टेप भी क्लियर, मतलब ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। उसके बाद दूसरा का देखते हैं, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O तो 16 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 तो कितना है, तो 32 ग्राम। दोनों का मास सेम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मास सेम नहीं होगा तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। हम दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे, तो दूसरा स्टेप क्या कहता है, तो उसके मास का रेशियो लेने के लिए, तो रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन तो 16:32 यानी 1:2। तो यानी सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हुआ। तो सिंपल रेशियो ऑब्टेंड हुआ, इसका मतलब है कि दूसरा स्टेप को पूरा करता है, तो दूसरा स्टेप को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, यहीं तक था। 2 एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग जो है सो आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे का लॉ क्या है, ठीक है। तो अगला लॉ जो है गै-लुसाक लॉ है, गै-लुसाक लॉ। तो